जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग जो भी निःशुल्क बैच लेकर के आए हैं, उसी में हिंदी की श्रृंखला में हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको दीर्घ संधि और उसके अलावा स्वर संधि के 2-3 प्रकार, जिसमें आपके दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि शामिल हैं, हम लोग इन पर चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसी स्वर संधि के तीसरे पढ़ चुके हैं, चौथे प्रकार की, जिसका नाम है जड़ संधि। आप पीछे बोर्ड पर देख भी रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़ संधि। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले 11वें स्वर को लिखते हैं। और स्वर आपको पता है कि 11 होते हैं। आ, इसके अलावा दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, इसके अलावा ए, ऐ, उ, औ। ये टोटल होते हैं 11 स्वर। आपने सभी क्लासों में देखा है कि हम सबसे पहले अगर स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो अब तक जितनी भी संधियां पढ़ी है उसमें सबसे पहले मैंने स्वर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इन स्वरों को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आपका रहेगा आ प्लस दीर्घ आ, और दूसरा भाग रहेगा आपका ई प्लस दीर्घ ई प्लस ऊ और दीर्घ ऊ, और तीसरा, और इसके साथ री भी शामिल रहेगी, और चौथा या तीसरा भाग आपका बनेगा कौन? ए, ऐ, ओ, औ। इन भागों में विभाजन करने का कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर इसको खंड के रूप में डिवाइड कर दिया जाए तो आ और दीर्घ आ हो जाएंगे पहले खंड, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ और री हो जाएंगे दूसरे खंड, और तीसरे खंड में 4 वर्ण आएंगे और वो वर्ण होंगे ए, ऐ, ओ, औ। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ऐसा हो सकता है कि इनके खुद के योग हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले खंड का योग किससे हो जाए? दूसरे खंड से हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले खंड का योग किससे हो जाए? तीसरे वाले खंड से हो जाए। अगर आ या आ का योग इनसे होता है तो परिवर्तन आप जानते हैं, या तो ए में होता है, या तो ओ में होता है, और या तो अर में होता है, जो कि गुण संधि कहलाती है, और हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर इसी प्रथम खंड का योग तीसरे खंड से होता है तो परिवर्तन या तो अ में होता है और या तो परिवर्तन ऐ में होता है, और ये वृद्धि संधि कहलाती है। ये संधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात अब फिर व्यड़ संधि में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अब तक जो भी स्वर संधि के 3 प्रकार थे उसमें आपने देखा कि अगर इस आ का योग इस आ से हुआ तो दोनों ने मिल करके एक वर्ण बनाया जिसका नाम क्या है? दीर्घ आ। या तो अगर इस आ का योग अगर ई से हुआ तो दोनों ने मिल करके एक वर्ण बनाया कौन? ए। या तो अगर इस आ का योग ए से हुआ तो दोनों ने मिल करके क्या बनाया? ऐ। अब तक की स्वर संधि में तीनों प्रकार में ये हो रहा था। अब क्या होगा? अब दोनों मिल करके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि दोनों में से किसी एक का परिवर्तन होगा। एक का परिवर्तन का आशय क्या है कि मान लीजिए इधर कोई स्वर होगा, उसका योग जिस भी स्वर से होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पहले वाले स्वर का केवल और केवल परिवर्तन होगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या रहेगी? आने वाली स्वर संधि के दोनों प्रकार में, वो चाहे यड़ हो और चाहे अयाड़ हो। बातें हो सकता है आपको ये अभी समझ में ना आ रही हो, जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे या अभी जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे बात क्या बता रहे हैं, अब तक ये होता था कि अगर किसी शब्द के 2 शब्द से मिलकर संधि बनी है तो पहले शब्द में कोई स्वर होता था, और वो स्वर हमेशा कौन होता था? या तो आ या तो दीर्घ आ, अर्थात पहले खंड वाले। लेकिन अब यड़ संधि में आपको जो पढ़ना है उसमें प्लस के इधर दूसरा वाला खंड होगा, अर्थात इसी को अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो परिभाषा के रूप में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो प्लस के इधर आपके आ जाएंगे दूसरे खंड वाले, और दूसरे खंड का आशय क्या है वो आपको लिख करके बताते हैं। समझिए क्या है दूसरा खंड। अर्थात जो यड़ संधि की परिभाषा होगी उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये प्लस है, इस प्लस के इधर
या तो ई होगी, या तो दीर्घ ई होगी, या तो उ होगा, या तो दीर्घ उ होगा, और या तो एक वर्ण हो सकता है कौन, री। अर्थात इससे पहले के नियम जितने भी थे 3 प्रकार, उसमें प्लस के इधर या तो आ होता था या तो दीर्घ आ होता था, अर्थात पहला वाला खंड होता था। अब यड़ संधि और अयाद संधि में, यड़ संधि में क्या रहेगा, प्लस के इधर पहला पक्ष क्या होगा, या तो ई, बड़ी ई, उ, दीर्घ उ या री, और उसका योग चाहे जिस भी स्वर से हो जाए, और चाहे जिस भी स्वर से हो जाए, जिसको कहते हैं विजातीय पद। अगर इसकी परिभाषा बताई जाए तो आपको यह बताई जाती है कि यदि ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ या री का योग किसी असमान स्वर, इससे किसी असमान स्वर से हो जाए, असमान स्वर से हो, अगर ऐसा होता है तो परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन केवल इधर होता है। तो ई या ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में हो जाएगा। उ या उ का परिवर्तन किसमें, वा में हो जाएगा, और री का परिवर्तन किसमें, रा में हो जाएगा। लेकिन बाद वाला स्वर जो कि कोई असमान स्वर होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो स्वर बाद में आकर के इन्हीं के साथ में जुड़ जाता है। परिभाषा क्या हुई, यदि ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ या री का योग इसी के समजातीय से ना हो, समान से ना हो, बल्कि असमान से हो। समान से अगर हो जाएगा, अगर उ का योग उ से ही हो गया, तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इसका योग इनसे ना हो करके इसके इतर किसी भी स्वर से होगा, तो इस पहले वाले वर्ण का परिवर्तन वा में हो जाएगा और बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही कहलाती है यड़ संधि। और यड़ के साथ में स्वर नहीं जुड़ा होता। क्यों नहीं जुड़ा होता? क्योंकि परिवर्तन के बाद जो वर्ण आते हैं उनके स्वर नहीं होते। जैसे ना तो वा कोई स्वर है, ना तो या कोई स्वर है, और ना तो रा कोई स्वर है, इसलिए इस संधि के नाम में स्वर नहीं लगा होता। एक उदाहरण आपको बताते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा प्रति, और दूसरा इसी में एक शब्द जोड़ दिया, कौन? एक। अब आपका नियम क्या है कि अगर इधर ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ या री है, तो आपने स्वर देखा कौन सा है? ई। इसका योग किससे हो जाए? ए से हो गया। और ए है क्या? तो ए है असमान स्वर। ए क्या है? ये है असमान स्वर। ये क्या है? असमान स्वर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा? तो इस ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या। और ये वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात तो दोनों मिल करके शब्द एक बनाएंगे, कौन? ये। इधर फिर क्या बचेगा? तो इधर आपको पता है स्वर निकल चुका, तो शब्द केवल और केवल क्या बचेगा? प्रत बचेगा। और इधर शब्द क्या बचेगा? तो इधर चूंकि ए निकल चुका है तो केवल शब्द क्या बचेगा? का बचेगा। यही शब्द इसके साथ जोड़ देंगे तो चूंकि ह्रस्व रूप में है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और का इसके साथ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। बात समझ में आई? बात क्या समझना है? समझना यह है कि अब तक की स्वर संधियों में दोनों मिल करके परिवर्तन करते थे। अब जो 2 प्रकार आगे के होंगे, यड़ संधि और अयाद संधि, उसमें केवल पहले वाले वर्ण का ही परिवर्तन होगा और बाद वाला वर्ण या बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों उसी परिवर्तन के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। जैसे आगे के उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे समझिए। अगर ई का योग आ से होगा तो भी ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। और या में परिवर्तन के बाद ये आ ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात दोनों मिल करके एक शब्द क्या बना देंगे? या। जैसे शब्द लिखा है यदि प्लस अप, यहां से स्वर क्या निकलेगा? छोटी ई। इसका योग किससे हो जाएगा? छोटा आ से।
अगर ई का योग असमान स्वर से होगा तो ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। इससे पहले क्या बचेगा? इससे पहले बचेगा यद और दा के नीचे हलंत, और हलंत क्यों? क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद इधर का ये वाला स्वर हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, और बाद का जो भी बचा उसको भी हमने लिख लिया। जब ये दा आधा रूप में इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आ अपने पहले आने वाले व्यंजन को पूरा कर देगा, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा यद्यपि। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा यद्यपि। इसी को दूसरी संरचना में आपने ऐसे भी लिखा दिखा होगा, तो ये भी आपका उसी की दूसरी संरचना है। शब्द क्या बनेगा? यद्यपि। अगला उदाहरण, जैसे अगर ई का योग आ से होगा तब भी ई का परिवर्तन किसमें होगा? या में होगा। लेकिन क्योंकि ये वाला आ बना रहेगा, तो अब ये दोनों मिल करके या में परिवर्तन के साथ ये वाली मात्रा इसके साथ आ जाएगी, तो अब ये परिवर्तन किसमें करेंगे? या। लेकिन या के साथ मात्रा का है कि दीर्घ आ की। क्यों? क्योंकि अब ई का योग असमान स्वर में दीर्घ आ से हो रहा है। उदाहरण, जैसे यहां से स्वर निकलेगा छोटी ई, इसका योग किससे होगा? दीर्घ आ से। ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। उसके बाद ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा, और ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द बच क्या जाएगा? तो शब्द बचेगा अत, और ता के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है, और इधर चूंकि आ निकल चुका है तो शब्द केवल क्या बचेगा? चार। अब फिर वही रणनीति कि ये ता चूंकि आधा है तो अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा, ये स्वर अपने पहले वाले व्यंजन को पूर्ण कर देगा या मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा अत्याचार। तो अति प्लस आचार शब्द क्या बन जाएगा? अत्याचार। अगला उदाहरण देखिए, ई का योग अगर ऊ से होता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। इसके अलावा ये ऊ ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये ऊ ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब अगर ये ऊ ज्यों का त्यों बना रहेगा तो फिर परिवर्तन क्या होना है? परिवर्तन ये होना है कि अब तक आपने देखा कि या के बाद आ था, तो या के साथ मात्रा काहे की लग गई? बड़ा आ की। अब या के बाद स्वर कौन सा है? छोटा ऊ, अर्थात दोनों मिल करके संरचना बनाएंगे या के साथ छोटा ऊ की मात्रा। फिर बाकी का वैसे का वैसा कि आपने देखा, इसी का उदाहरण इधर लिखा हुआ है। शब्द लिखा है अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। देखिए उदाहरण देखते हैं। ये शब्द लिखा है, यहां से स्वर निकलेगा छोटी ई, इसका योग किससे हो जाएगा? इसके स्वर ऊ से। ई का योग असमान स्वर से होने पर ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में हो जाएगा। ये वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द बचेगा क्या? तो शब्द बचेगा अत, और ता के नीचे हलंत। हलंत क्यों? क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये स्वर भी लिख चुके हैं, तो केवल शब्द बचेगा का, और ती में छोटी ई की मात्रा। फिर वही ये ता इस अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा, ये इस या के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा अत्युक्ति। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा अत्युक्ति। अति प्लस उक्ति, शब्द क्या बनेगा? अत्युक्ति। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है आपका, अगर ई का योग ए से हो जाए तो ई का परिवर्तन या में। उसके बाद ए ज्यों का त्यों, अर्थात दोनों मिल करके जो संरचना बनाएंगे वो बनाएंगे ये की संरचना। जैसे उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? स्वर निकलेगा ई। उसका योग किससे होगा? योग होगा ए से। ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। और उसके बाद ये ए ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले क्या बचेगा? इससे पहले बचेगा प्रत, और ता के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। यहां से भी ये स्वर निकल चुका है, तो केवल शब्द क्या बचेगा? का। और फिर वही प्रोसीजर रहेगा, ता के साथ या जुड़ जाएगा, ये ए इस या को पूरा करेगा, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्येक। तो फिर वही आपको सोचना है क्या?
इससे पहले की संधियों में केवल दोनों मिलकर के एक परिवर्तन करते थे। अब की संधियों में या जड़ संधि में केवल पहले वाले वर्ण का परिवर्तन होता है, बाद वाला स्वर उसी के साथ में मात्रा रूप में जुड़ जाता है। अगले उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे ऊ का योग अगर आ से होगा तो पता है आपको ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा में। बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, फिर ये इसको पूर्ण कर देगा और एक संरचना बनाएंगे। संरचना क्या बनेगी? संरचना बनेगी वा। जैसे उदाहरण, मधु प्लस अर, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? स्वर निकलेगा ह्रस्व ऊ। उसका योग किससे हो जाएगा? आ से। और आ क्या है? इस छोटा ऊ के लिए असमान स्वर। अगर असमान स्वर से होगा तो ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वा में हो जाएगा। और वा के बाद ये वाला आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले शब्द क्या बचेगा? इससे पहले शब्द बचेगा मध और ध के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये वाला स्वर हमने लिख लिया तो शब्द केवल बचा री। अब ये धा इस वा के साथ जुड़ करके लिख जाएगा क्योंकि ये अर्ध रूप में है, और ये वाला आ इस वा को पूरा कर देगा क्योंकि इससे पहले का व्यंजन क्या है? अधूरा है, और मिल करके जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा मध्वरी। मधु प्लस अरि शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा मध्वरी। अगला उदाहरण, अगर ऊ का योग आ से होगा तो ऊ का परिवर्तन वा में होगा, और वा के साथ चूंकि आ जुड़ जाएगा तो ये वा हो जाएगा पूर्ण रूप में। अब देखो, समझना आपको क्या है? समझना यह है कि इससे पहले के या ये उदाहरण हमने पढ़ा तो एक चीज समझ में आई कि अगर ई होगा या दीर्घ ई होगा तो उसका परिवर्तन या में हो जाएगा, या ऊ होगा उसका परिवर्तन वा में हो जाएगा। लेकिन क्या, जो बाद वाले स्वर होते हैं वो मात्रा रूप में उसी या तो या के साथ जुड़े होंगे, या तो वा के साथ जुड़े होंगे, या तो रा के साथ जुड़े होंगे। जितने भी उदाहरण हैं उन सब में आप यही चीजों को देखेंगे। जैसे अगला उदाहरण है, यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ ऊ, इसका योग हो जाएगा आ से। अगर आ से योग होगा तो ऊ का परिवर्तन वा में हो जाएगा, और अब वा पूर्ण रूप में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस आ को इसके साथ जोड़ करके पहले ही लिख दिया। इधर शब्द क्या बचेगा? इधर शब्द बचेगा वध और धा के नीचे हलन, और इधर शब्द क्या बचेगा? इधर शब्द केवल बचेगा या, और या के ऊपर रेफ रा। ये धा इसके साथ जुड़ जाएगा, चूंकि स्वर पहले ही जुड़ चुका तो जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा वध्वर्य। शब्द क्या बन जाएगा? वध्वर्य। तो वधु प्लस अर्य शब्द क्या बन जाएगा? वध्वर्य। अगला उदाहरण है भानु प्लस आगमन। यहां से स्वर निकलेगा छोटा ऊ, इसका योग हो जाएगा दीर्घ आ से, और ऊ का योग असमान स्वर से होने पर ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा। वा के साथ इस दीर्घ आ के जुड़ने से वा के साथ मात्रा काहे की आ जाएगी? दीर्घ की। हमने इसको जोड़ दिया। इससे पहले की संरचनाओं में हमने इसको अलग अलग लिखा था। इधर शब्द क्या बचेगा? इधर शब्द केवल बचेगा भान और न के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। इधर वा हमने लिख दिया, संरचना जुड़ करके बनी। इधर का शब्द क्या बचा? चूंकि स्वर निकल चुका है तो केवल शब्द बचा गमन। केवल शब्द क्या बचा? गमन। अब ये ना इस अंतस्थ के साथ जुड़ जाएगा, और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा भान वागमन। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा भान वागमन। तो भानु प्लस आगमन शब्द क्या बनेगा? भान वागमन। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है आपका ऊ का योग अगर औ से हो। जैसे इंदु प्लस औदार्य। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? छोटा ऊ। ये शायद आपको न दिख रहा हो, इसलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है आपका ऊ का योग औ से। यहां से स्वर निकलेगा ऊ, और यहां से इसका योग होगा किससे? औ से। अगर ऊ का योग किसी असमान स्वर से होता है तो ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में।
और वा के साथ इसी परिवर्तन की मात्रा इसके साथ लग जाएगी जो बाद वाले शब्द का पहला वाला स्वर होगा। तो वा के साथ हमने मात्रा काहे की लगा दी, औ की। क्यों? क्योंकि यहां हमने इस उ का योग अगर आ से हुआ था तो इस उ का परिवर्तन वा में हुआ था, और वा के साथ हमने मात्रा काहे की लगा दी थी, दीर्घ आ की। वैसे ही औ की मात्रा किसमें लगा दी, वा। इधर शब्द क्या बचा, इधर शब्द केवल बचा इंद। ऊपर तो रहेगा अनुस्वार, लेकिन अब द के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत, स्वर निकल चुका। इधर शब्द क्या बचा, औ तो निकल गया, केवल शब्द क्या बचा, दार्य। जब ये द आधा रहेगा तो वा के साथ जुड़ जाएगा और ये मिल करके शब्द क्या बनेगा, तो शब्द आप जानते हैं, शब्द बन जाएगा इंदोदार्य। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा इंदोदार्य। और उसको जोड़ करके ऐसे शब्द लिख दिया जाता है इंदोदार्य। शब्द क्या बन जाएगा, इंदोदार्य। अच्छा उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं अगले उदाहरण। अगले उदाहरण जैसे अगर री का योग किसी असमान स्वर से हो जाए तो री का परिवर्तन किसमें होगा, री का परिवर्तन हो जाएगा रा। जो स्वर आएगा वो ज्यों का त्यों बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा, तो रा के साथ जुड़ करके वो अपनी पूर्ण संरचना बनाएगा। अर्थात री के साथ अगर आ आएगा तो रा पूर्ण अवस्था में, री के साथ अगर ओ आएगा तो रा के साथ मात्रा काहे की हो जाएगी, ओ की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि री का परिवर्तन रा में होगा और उसके बाद ओ ज्यों का त्यों बना रहेगा, और दोनों मिल करके ही बना देंगे संरचना कौन सी, रो। जैसे उदाहरण समझिए। उदाहरण क्या है, मातृ प्लस अर्थ। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, री। इसका योग किससे हो जाएगा, आ से। री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, रा में। उसके बाद ये आ ज्यों का त्यों बना रहेगा। इधर शब्द क्या बचा, चूंकि री निकल चुका तो शब्द केवल और केवल क्या बचा, मात। शब्द क्या बचा, मात। इधर शब्द क्या बचा, था, और था के ऊपर रेफ रा। ये ता और रा हमने आपको वर्णमाला में बताया है कि एक शब्द होता है, वर्ण होता है त्रा, जिसकी संरचना बनती है ता प्लस रा के योग से। अगर आप इस वर्ण को ऐसे लिख सकते हो तो फिर इन दोनों वर्ण को आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यही आपको दिख रहा है कि अगर इस ता को इस रा को हम जोड़ दें तो एक वर्ण लिख सकते हैं, क्या, त्रा। पहले वाला अक्षर ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, उसके बाद वाला चूंकि आपको पता है ये आ इस रा को पूरा कर चुका है, और था ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। शब्द क्या बन गया, मात्रार्थ। शब्द क्या बन गया, तो शब्द बन गया मात्रार्थ। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे एक शब्द हमने लिख दिया, मान लीजिए पित्रानुमति। शब्द हमने क्या लिख दिया, पित्रानुमति। इसका संधि विच्छेद आपको करना है। कैसे होगा, तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि आपको मात्रा ये दीर्घ की दिख रही है तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये दूसरा शब्द भी लिख देते हैं। एक लिखा है पित्रानुमति और दूसरा शब्द लिखा है मित्रानुमति। दोनों में अंतर क्या है, अंतर एक यड़ संधि का उदाहरण है, एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, जबकि दोनों में संरचनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। तो विच्छेद आप करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला उदाहरण है भ्रातृ प्लस ओक। यहां से स्वर निकलेगा री, इसका योग हो जाएगा किससे, ओ से, और री का परिवर्तन ओ के साथ होगा तो री का परिवर्तन रा में, और ओ की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द केवल बचेगा भ्रात और ता के नीचे हलंत। उसके बाद यहां केवल बचेगा का, क्योंकि स्वर पहले ही निकल चुका। फिर वही ता और रा की संरचना बनाएगा त्रा, और त्रा के साथ मात्रा काहे की हो जाएगी, ओ की, क्योंकि रा के साथ मात्रा काहे की है, ओ की। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा भातृक। शब्द क्या बन जाएगा, भ्रातृक। संस्कृत के शब्द हैं और इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, भ्रातृक। और भ्रातृक का अर्थ होता है भाई से के प्रति लगाव। देखते हैं अगले उदाहरण। अगले उदाहरण आपको क्या करना है, एक में करना है आपको इन शब्दों के योग से क्या शब्द बने। जैसे आपको पता है अति प्लस ओज। अगर
ई का योग किसी असमान स्वर से हुआ है तो ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। या के साथ जो इधर पहले वाले बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण है अर्थात स्वर है, वो इस या तो वा या तो र के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। अर्थात ई प्लस ओ का परिवर्तन हो किस में जाएगा, यो में, और उसके बाद ये वाला अत ज्यों का त्यों लिखा रहेगा और ये वाला जा ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। ये ता इस या के साथ जुड़ जाएगा और शब्द जो आपका बनेगा वो शब्द बन जाएगा अत्योज। तो अति प्लस ओज शब्द क्या बनेगा, अत्योज। वैसे ही नदी प्लस उद्गम, आप जानते हैं कि दीर्घ ई का परिवर्तन होना किसमें है, दीर्घ ई का परिवर्तन भी किसमें होना है, या। और इसी या के साथ मात्रा कौन सी रहेगी, तो आपको पता है कि इस या के साथ मात्रा वो आएगी जो बाद वाले शब्द का पहला वाला क्या है, वर्ण है। और पहला वर्ण कौन सा है, छोटा ऊ, अर्थात या के साथ मात्रा का है कि छोटा ऊ। अब आपने सीख लिया कि बाद वाले शब्द में अगर ई या दीर्घ ई है तो यहां आएगा या, और या के साथ वही मात्रा आएगी जो बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण या स्वर होगा। इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द बचेगा नद, और इधर शब्द क्या बचेगा, केवल आप समझ चुके हैं कि छोटा उ तो निकल गया, तो केवल बचा उद्गम लिखा था, तो ये बचा दा और बचा गा और मा। फिर परिवर्तन क्या होगा, ये दा इसके साथ जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा नद्युद्गम। शब्द क्या बन जाएगा, नद्युद्गम। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। और आप जानते हैं दा और या संरचना मिला करके, ये दा और ये वाला या मिल करके एक प्रकार की संरचना बनाते हैं द्या। तो आप उसके स्थान पर इस वाले वर्ण को भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सही आपका कौन सा होता है, जिसको अलग अलग करके लिखा जाता है। अगले उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपका है गति प्लस अवरोध। छोटी ई का परिवर्तन होगा या में, या के साथ मात्रा कौन सी, जो पहला वाला स्वर। अगर छोटा आ है तो केवल हलंत हटेगा। इधर शब्द क्या बचेगा, शब्द बचेगा गत, और इधर शब्द क्या बचेगा, आ निकल चुका, शब्द बचेगा केवल और केवल वरोध। फिर ये ता इस या के साथ जुड़ जाएगा और जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा गत्यवरोध। गति पर अवरोध जो लगे होते हैं वही होते हैं गत्यवरोध। अगले शब्द वाणी प्लस उपचार। आपको दीर्घ ई दिखी, दीर्घ ई का मतलब परिवर्तन या में होगा। या में परिवर्तन का अर्थ है पहला स्वर ऊ, तो या के साथ मात्रा का है कि छोटा ऊ। फिर आपने सीखा है कि चूंकि अगर इसके बाद कोई वर्ण आ रहे हैं तो वो या के साथ मात्रा रूप में लग जा रहे हैं, अर्थात जितने भी उदाहरण आपने देखे उसमें पहले वाले शब्द का अंतिम जो वर्ण होता है व्यंजन, न कि स्वर, क्योंकि स्वर का तो परिवर्तन होगा। पहले वाले शब्द का जो अंतिम व्यंजन होता है जो कि इसमें है ता, वो हमेशा आधे रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, आधे रूप में। अगला उदाहरण नदी प्लस उद्गम में जो पहले वाले शब्द का अंतिम व्यंजन है वो क्या है, दा, वो हमेशा कैसा रहता है, आधा रहता है। या गति अवरोध में पहले शब्द का अंतिम व्यंजन कौन है, ता, वो हमेशा कैसा रहता है, आधा रहता है। इसी प्रकार यहां भी अड़ा कैसा रहेगा, आधा रहेगा। इससे पहले या से पहले, अर्थात अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो वा में कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसके बाद चूंकि स्वर निकल जाएगा तो अड़ा बचेगा आधा। उसके बाद चूंकि जो स्वर है उसका परिवर्तन किसमें हुआ है, या में, और या के साथ पहले वाले वर्ण की मात्रा लग गई तो शब्द बन गया यू। और बाद वाले शब्द में कोई परिवर्तन है नहीं तो हमने लिख दिया ज्यों का त्यों, अर्थात शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया वाण्युपचार। अगर ये चीज आपके समझ में आई है तो फिर आप संधि अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। वैसे संरचना करके ही आप संधियों को कर सकते हैं। जैसे आदि प्लस उपांत। आपको पता है अगर ये ई है तो ई का परिवर्तन किसमें होगा, या। फिर चूंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दा है तो दा रहेगा अर्ध रूप में। किससे पहले, या से पहले। उसके बाद या के साथ मात्रा किसकी होगी, जो पहले वाला वर्ण है, तो हमने लगा दिया पहले मात्रा किसकी, छोटा ऊ की।
ये मिल करके एक नई संरचना बनाते हैं जो आपने ऐसे लिखी देखी होगी, अर्थात आदि प्लस उपांत शब्द जो अगर लिखे हम तो शब्द लिख देंगे आद्युपांत। अगर आपको ये शब्द समझ में आया है तो फिर आप संधियां भली भांति समझ रहे हैं। वैसे संरचना करेंगे, छोटी ई का योग होगा ऊ से, ऊ का परिवर्तन होगा या में, या के साथ स्वर शामिल हो जाएगा ऊ, ये मिल करके शब्द बनाएंगे यू। इधर शब्द क्या बचेगा, शब्द बचेगा आद, और इधर शब्द क्या बचेगा पांत, और मिल करके शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आद्योपांत। अगला उदाहरण, शंकु प्लस आकार, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर शब्द लिखा हो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार तो इन सब में संधि होती है दीर्घ स्वर संधि, लेकिन अगर शब्द लिखा है शंक्वाकार तो संधि होती है यड़ संधि। जैसे यहां से स्वर निकलेगा ऊ, उसका योग होगा दीर्घ आ से, ऊ का परिवर्तन हो जाएगा वा में, वा में मात्रा लग जाएगी दीर्घ आ की तो ये हो जाएगा वाह। इधर शब्द क्या बचेगा, इधर शब्द केवल बचेगा संक और का के नीचे हलंत, चूंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये आ तो यहां लग गया, वा के साथ में जुड़ गया तो केवल शब्द क्या बचा, केवल शब्द बचा कार। ये चूंकि का आधा है तो वा के साथ जुड़ जाएगा और जो शब्द बन जाएगा वो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संक्वाकार। शब्द क्या बन जाएगा, संक्वाकार। देखते हैं अगले उदाहरण। इन उदाहरणों में आपको शब्द टूटे हुए थे, विच्छेदित थे, उनको जोड़ना था। अगले जो आपके शब्द हैं उन शब्दों को क्या करना है, उन शब्दों को तोड़ना है। तोड़ने के नियम में आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, चीजें ये ध्यान रखनी है कि जो भी शब्द होगा अगर उसमें या आया है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या दीर्घ ई होगा स्वर रूप में। अगर पहले शब्द के या किसी भी पूरे शब्द में वा आया है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो होगा या तो ऊ या तो दीर्घ ऊ। और अगर कहीं त्रा या ता आया है या रा आया है तो फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा री। जैसे शब्द लिखा है अध्यादेश, अध्यादेश में आपको स्वर मिला, वर्ण मिला कौन सा, या का मतलब यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो स्वर होगा वो या तो छोटी ई होगा या तो क्या होगा दीर्घ ई होगा। और ये वाला स्वर लगा किसके साथ होगा, जो इस शब्द में आधा लिखा है, अर्थात ये आ ज्यों का त्यों, और धा के साथ मात्रा या तो छोटी ई की या तो बड़ी ई की। तो आपने पढ़ा है कि अभी होता नहीं है, शब्द क्या होता है अधि। उसके बाद याद करिए, या के साथ मात्रा वही तो लगती थी जो बाद वाले शब्द के स्वर का पहला वाला वर्ण होता था, या बाद वाले शब्द का पहला वाला जो स्वर होता था। अर्थात या के साथ बड़ा आ की मात्रा लगी है, इसका मतलब बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण वही मात्रा का संरचनक रूप होगा। और उसके बाद देश शब्द उसी में जोड़ दीजिए, शब्द क्या बन जाएगा अधि प्लस आदेश, शब्द बन जाएगा अध्यादेश। वैसे ही शब्द लिखा है तनवंगी, इसका मतलब यह है कि ता हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। चूंकि वा में परिवर्तन है तो ना के साथ मात्रा या तो छोटा ऊ की या तो बड़ा ऊ की। और आप जानते हैं कि शब्द तनु नहीं होता है बल्कि क्या होता है तनु, तो हमने तनु लिख दिया। उसके बाद चूंकि वा के साथ कोई मात्रा है नहीं तो इसका मतलब बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या रहा होगा छोटा आ। चूंकि उसके ऊपर अनुस्वार तो हमने यहां भी लिख दिया अनुस्वार। बाद वाले वर्ण में कोई परिवर्तन होता नहीं तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, शब्द बन गया तनु प्लस अंगी तनवंगी। अगला शब्द क्या है प्रत्याशित। हमने कहा जो आधा वर्ण होगा उसी के साथ मात्रा लगी होगी या तो ई की या तो बड़ी ई की। कब, अगर इस आधे वाले वर्ण के बाद में या आया है। अगर वा आया होता तो मात्रा वर्ण पहला कौन सा होता, या तो ऊ या तो दीर्घ ऊ। आपको या दिख रहा है, इसका मतलब ता के साथ मात्रा का है कि है छोटी ई की या तो बड़ी ई की। प्रति होता नहीं, उपसर्ग होता है प्रति। उसके बाद या के साथ मात्रा का है कि दीर्घ आ की, तो बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कौन दीर्घ आ। उसका योग किससे हो गया, उसका योग हो गया सित से, तो शब्द बना प्रति प्लस आसित क्या बन जाएगा
प्रत्याशित। अगला उदाहरण पितृपदेश। हमने आपको पित्रादेश और मित्रादेश दोनों होमवर्क में दिया है। ये शब्द है पितृपदेश। तो पितृपदेश क्या बनेगा शब्द? पितृ प्लस उपदेश। यही क्यों बनेगा? क्योंकि आपने देखा त्रा के साथ मात्रा का है कि छोटा ऊ की, जो कि बाद वाले शब्द का पहला स्वर। उसके अलावा चूंकि परिवर्तन त्रा में हुआ है और त्रा की संरचना क्या होती है? तो त्रा की संरचना होती है ता प्लस रा की। और आपको दिख रहा है ये परिवर्तन किसका? रा का। और रा में परिवर्तन कब होगा? जब ये स्वर रहा होगा री। तो इसीलिए ता के साथ मात्रा हमने काहे की लगा दी? मात्रा लगा दी री। शब्द है पर्यटन और ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है। या आया है इसलिए ऊपर रा आया है, तो रा के साथ मात्रा का है कि छोटी ई की। क्यों? क्योंकि परी होता नहीं है, शब्द क्या होता है? परी, उपसर्ग है। उसके बाद शब्द क्या होगा? शब्द हो जाएगा अटन और मिल करके शब्द क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे पर्यटन। देखते हैं आगे भी उदाहरण है। तो आपके ये उदाहरण कुछ ऐसे हैं जो कि वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से आप सीख लेते हैं। जैसे शब्द लिखा है उपर्युक्त, ये इंपॉर्टेंट है वर्तनी में भी और संधि विच्छेद में भी। आपको पता है यहाँ स्वर दिख रहा है, यहाँ शब्द दिख रहा है, वर्ण कौन सा? यू। इसका मतलब ऊपा और ऊपर जो रा लिखा है इसके साथ मात्रा का है कि या तो दीर्घ ई की या तो छोटी ई की। उसके बाद या के साथ मात्रा का है कि छोटा ऊ की, तो बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हो जाएगा छोटा ऊ। बाद की संरचना ज्यों की त्यों, तो ऊपरी प्लस उक्त शब्द क्या बन जाएगा? ऊपर युक्त। जबकि जो वर्तनी में पूछा जाता है उसमें लिखा होता है उपरोक्त। उसमें क्या लिखा होता है? उपरोक्त, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या होता है? गलत होता है। अगला शब्द है अध्ययन। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कंफ्यूजन होता है कि या आपके डबल नहीं होंगे, जबकि होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शब्द होता है अधि और उसमें शब्द जुड़ता है अयन और मिल करके शब्द क्या बनता है? अध्ययन। एक या तो पहले से ही है, एक या तो पहले से ही है। उसके बाद यहां से स्वर निकलता है ई, उसका योग होता है आ से और ई का परिवर्तन होता है या में। और या के बाद ये वाला आ ज्यों का त्यों फिर जुड़ जाता है और मिल करके संरचना बनाता है कौन? या। तो एक या पहले से था, उससे पहले ये वाला या आ जाएगा। चूंकि अब इधर शब्द क्या बचेगा? शब्द केवल और केवल क्या बचेगा? अध। और इधर चूंकि या ए आ निकल चुका है तो हमने शब्द लिख दिया यन। वही शब्द मिल करके शब्द क्या बनाता है? शब्द बनाता है अध्ययन। तो ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और ये भी देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मूर्धन्य सा है इसके आधार पर वर्तनी पूछी जाती है। इसमें क्या होगा? चूंकि वाह है तो इसलिए अन तो लिखेंगे लेकिन ना के साथ मात्रा काहे की रहेगी? चूंकि वाह में परिवर्तन तो मात्रा या तो ऊ की या तो दीर्घ ऊ की। और सामान्यतः यड़ संधि में जो भी आपको उदाहरण मिलेंगे उसमें ज्यादातर ऐसा होगा कि ह्रस्व वाले वर्ण ही रहते हैं, अर्थात या तो छोटी ई या तो छोटा ऊ। अनु। उसके बाद अब आपको पता है इधर मात्रा काहे की दिख रही? ए की, तो बाद वाला शब्द क्या होगा? ए। और बाद का जो जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। तो अनु प्लस एषण शब्द क्या बनेगा? अन्वेषण। और अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, डिस्कवरी। ऐसे ही देखो ये इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वर्तनी में ये जैसा होता है वैसा ही पूछा जाएगा और वैसा ही सही माना जाता है। शब्द वास्तव में क्या होता है? मंत्रालय। वर्तनी में भी ये क्या है? सही। लेकिन ये शब्द बनता कैसे है उसकी संरचना आपको बता रहे हैं। जैसे शब्द होता है मंत्री प्लस आलय। मंत्री का अर्थ है जो मंत्री हैं, आलय का अर्थ है उनका घर। यहां से स्वर क्या निकलेगा? छोटी ई। उसका योग किससे होगा? दीर्घ आ से। ई का परिवर्तन असमान स्वर से होने पर ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। और या के साथ मात्रा काहे की लग जाएगी? दीर्घ आ की। फिर इधर शब्द बचा क्या? इधर शब्द केवल बचा मंत्र, लेकिन अब त्रा के साथ में जो स्वर था वो निकल चुका, तो त्रा के नीचे क्या लग जाएगा? हलंत। इधर शब्द क्या बचा? इधर ये आ तो निकल चुका, केवल शब्द क्या बचेगा? ला और या। अब चूंकि त्रा आधा है
इसलिए ये या के साथ जुड़ जाएगा और वास्तव में जो शब्द बनना चाहिए वो शब्द बनना क्या चाहिए, वो शब्द बनना चाहिए मंत्रालय। शब्द क्या बनना चाहिए, मंत्रालय। लेकिन ये लिखा क्या जाता है, लिखा जाता है मंत्रालय, जो कि प्रचलन में है, इसलिए आपको वर्तनी में भी यही सही मानना है। जबकि संध के नियम से शब्द क्या बनेगा, मंत्रालय। वैसे ही ये शब्द है, यहां से इसका योग ई से होगा, परिवर्तन आ में होगा, ई और आ मिल करके या बना देंगे और ये वाला त्रा हलंत सहित बच जाएगा। इधर शब्द केवल बचेगा छा और रा। चूंकि त्रा आधा है इसलिए या के साथ जुड़ जाएगा और शब्द क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा त्रिअक्षर। शब्द क्या बनाएगा, त्रिअक्षर। तो त्रि प्लस अक्षर, शब्द क्या बनाएगा, त्रिअक्षर। ये थी आपकी यड़ संधि। यड़ संधि में फिर आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि अब तक की, इससे पहले स्वर संधियों में दोनों वर्ण मिलकर के परिवर्तन करते थे। यड़ संधि में केवल पहले वाले वर्ण का परिवर्तन होता है, अर्थात ई और ई का परिवर्तन, या में उ या उ का परिवर्तन, वा में री का परिवर्तन, रा में बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण अर्थात स्वर उसी या वा या रा के साथ में ज्यों का त्यों आकर के मात्रा रूप में जुड़ जाता है। आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।